हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यह शुरुआत कर रहे हैं कि हम डेली दया हिंदू और दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरें को आपके साथ शेयर करेंगे और न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ते हैं, दैनिक जागरण और द हिंदू दोनों को, उसके बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। दोस्तों, इसमें यह है कि जैसे क्या है कि डेली न्यूज़पेपर आपके पास पहुंचना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अगर या तो महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं आए या कुछ कारणों की वजह से हो सकता है कि आपको एक दिन या 2 दिन बाद मिल जाए। लेकिन आपको यह है कि निश्चित रूप से अगर कोई महत्वपूर्ण खबर है तो निश्चित रूप से आपको ज़रूर उसको शेयर किया जाएगा। दोस्तों, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो महासीरीज चलाई जा रही है उसी के अंतर्गत आपकी करंट को भी तैयार करवाया जाए। और करंट को तैयार करवाने के लिए दोस्तों हमने आपके विजन की मंथली मैगजीन, हम 2-3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। विजन की मंथली मैगजीन एक तो दोस्तों, और दूसरा हम डेली की न्यूज़। अब डेली की न्यूज़ कुछ हम अखबार से ले लेंगे, कुछ हम अगर लगेगा तो विजन की जो डेली की न्यूज़ आती है उसको शेयर किया जाएगा, उसमें से आप नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, इसी चीज़ में अगर आप दैनिक जागरण देखें, हम आज 17 अगस्त का दैनिक जागरण डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। 17 अगस्त 2022 का है, ठीक है ना। आपको 17 अगस्त के बाद, 17 अगस्त से पहले की हम नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन 17 अगस्त के बाद आने वाले जो भी न्यूज़पेपर है, चाहे वो दैनिक जागरण है, ठीक है ना, दैनिक जागरण एंड द हिंदू, दोनों को शामिल किया जाएगा। इसमें आपको काम आएगा कि देखो, द हिंदू से एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी, विशेषकर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की, और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी आपको मिलेंगी। दोस्तों, हो सकता है कि दैनिक जागरण और द हिंदू दोनों की खबरें सेम हो सकती है, लेकिन हम उनको पढ़ेंगे ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। इसमें हम देखते हैं कि अगर 17 अगस्त के अखबार में देखें, सबसे पहले एक खबर आई यहाँ, कश्मीरी हिंदुओं पर फिर आतंकी हमला, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसको अगर हम जोड़ेंगे, सबसे पहले कोई खबर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है, ये मेरे लिए कहाँ महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर तो दोस्तों बहुत बड़ा होता है और इतने बड़े न्यूज़पेपर को हम नहीं पढ़ सकते। हमारे लिए सबसे पहले आपको पहचान करनी है। क्या करना है? आपको पहचान करना है कि न्यूज़ का महत्व क्या है। पहचान क्या करनी है हमें, न्यूज़ का महत्व क्या है। अब यदि इस खबर की मैं बात करूं, इसकी जो यहाँ आई है, ये इस खबर का सबसे महत्व ये है कि ये हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। और आंतरिक सुरक्षा की यदि मैं बात करूं तो आंतरिक सुरक्षा हमारे GS 3 मेंस का पार्ट है। तो सबसे बड़ी बात है कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है, और आंतरिक सुरक्षा हमारे GS 3 मेंस का पार्ट है, तो इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक तो नोट्स भी बनाते जाऊँगा और इस नोट्स को शेयर भी करूँगा इस खबर में से, कि सबसे पहले अगर बात करें कि हमारा एक सवाल है कि एक हमें लिखना है कि कश्मीर में हिंदुओं पर आतंकी हमला। अब इसको देखो, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के लिए यूज करना है, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं कि इसका काम कहाँ आएगा। देखो दोस्तों, ये प्री का क्वेश्चन तो आएगा, ये मेंस में आएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि यूज कहाँ होगा। तो यूज होगा कहाँ था दोस्तों? इसका मेंस में GS 3 का आंतरिक सुरक्षा पार्ट में, और उसमें क्वेश्चन में हमें इसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में यूज करने। कैसे करना है? अब एग्जाम्पल के रूप में कैसे करना है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन जुड़ा होगा 370 से, आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ उत्तर में काम आएगी। यानी कि प्रश्न जो 370 से जुड़ा हुआ उसमें काम आएगा, किसमें? एग्जाम्पल के रूप में। बस इसमें ये खबर क्या है, ये खबर आपको किस तरह की है, खबर को तो आप पढ़ना छोड़ देना, वो अलग बात है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि कश्मीरी हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है कश्मीर में,
कश्मीर में हिंदुओं पर जो आतंकी हमले हो रहे हैं उसका मुख्य रूप से एक ये आतंकी हमले इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जो 370 हटाया है उसके बाद कुछ वहाँ पर जो अलगाववादी समूह है या क्रॉस बॉर्डर जो आतंकवाद है जो पाकिस्तान के द्वारा या किसी अन्य कंट्री द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दोबारा से बढ़ रहे हैं, उसकी घटनाएं दी गई है। और ये आतंकवाद कैसा है, ये मुख्य रूप से आतंकवाद है, ये क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है। क्रॉस बॉर्डर का मतलब आप समझते होंगे जो बाहर से इसको स्पॉन्सर किया जाता है, देश के बाहर से। ये क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद में टारगेटेड है, क्या है, टारगेटेड टेररिज्म। और टारगेटेड में क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और हिंदुओं को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि जो हम कश्मीरी पंडितों की, इस पर प्रभाव किस पे पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों कश्मीरी पंडितों की वापसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियसली जब उन पंडितों की हत्या की जाएगी तो बेचारे कोई क्यों जाएगा वापस, तो इसलिए कहीं ना कहीं 370 के इससे आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको उत्तर का क्वेश्चन आया कि 370 के हटाए जाने का प्रभाव की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो हम एक उदाहरण लिख सकते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं पर टारगेटेड आतंकी हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस उद्देश्य को पूरा प्राप्त नहीं कर सकते। इस लाइन का इतना सा यूज आपको करना है, इसलिए मैंने इसको खबर को लिया। इसके अलावा दोस्तों आपने ये देखा होगा अलवर में एक व्यक्ति को आपको चोर समझकर मार दिया, यानी कि मॉब लिंचिंग। क्या कर दिया, मॉब लिंचिंग। अब दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है इसमें यहाँ, ये मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मॉब लिंचिंग। अब मैं इस एग्जाम्पल को आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखो अब मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा मेंस में, मेंस। और ये GS 3 और इसको हम कह सकते हैं ये भी आंतरिक सुरक्षा में आ सकता है एक तो, और इसके अलावा GS 2 में न्याय से संबंधित हो सकता है, और इसके अलावा इसका यूज और दोस्तों GS 4 में नैतिकता से भी हो सकता है। तो इसलिए मॉब लिंचिंग का ये क्या है, एग्जाम्पल है, मॉब लिंचिंग का एग्जाम्पल है कि अलवर कहाँ है आपको पता है, राजस्थान में। अलवर में भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को चोर समझकर हत्या कर दी। दोस्तों देखो ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, आप जितने भी न्यूज़पेपर की घटनाएं पढ़ेंगे वहाँ नहीं पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको यूज किया जाए। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको अच्छे से बताया जाए कि आपको यूज क्यों करना है और यूज किस तरीके से किया जाए, है ना। दोस्तों हो सकता है इस वीडियो में मैं नहीं देखूँ क्योंकि वीडियो में जब देखता हूँ तो मेरी राइटिंग अच्छी से नहीं आएगी, इसमें लिखा नहीं आता, इसलिए मैं आपको इसको ओनली ऑडियो के माध्यम से ही आपको इसको शेयर करूँगा PDF को, मतलब इसमें वीडियो विजुअलिटी नहीं होगी मेरी। तो इसमें दोस्तों ये है मेरा मुख्य उद्देश्य कि आपको एक तरह से नोट्स बना रहा है किस तरीके से इसको समझना है। तो मॉब लिंचिंग है, एग्जाम्पल है कि अलवर में घटना है अलवर की, कि अलवर में उन्मादी भीड़ ने एक व्यक्ति को चोर समझकर मार दिया। अब दोस्तों इसको थोड़ा समझो कि ये क्या है और इसका ये नेगेटिव क्यों है, ये नकारात्मकता क्या है, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है। नकारात्मक प्रभाव क्या है, एक तो दोस्तों आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन आपने सुना होगा। आर्टिकल 21 क्या है, गरिमापूर्ण जीवन। अब किसी व्यक्ति को केवल गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है और किसी व्यक्ति को उचित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 21 ये बात बोलता है कि किसी व्यक्ति को विधि की उचित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात इस जनता को, इस पब्लिक को खुद किसी व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं होगा। यदि कोई भीड़ अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ा प्रभाव एक तो नकारात्मक है कि व्यक्ति के जीवन के अधिकार को क्या किया, इसने खत्म किया। इसके अलावा दोस्तों इसी आर्टिकल के अंतर्गत एक चीज़ है प्राकृतिक न्याय।
दोस्तों आपने सुना होगा नेचुरल जस्टिस, और नेचुरल जस्टिस की थ्योरी 1978 में मेनका गांधी बाद में दी थी। मेनका गांधी बाद में प्राकृतिक न्याय की थ्योरी आई। प्राकृतिक न्याय का मतलब है कि किसी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया, प्राकृतिक, देखो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ समझते जाएंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ से विकसित हो जाएंगे। इसलिए इसको न्यूज़ को एक न्यूज़पेपर ही नहीं बल्कि आपके हर पार्ट को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए दोस्तों हो सकता है वीडियो बड़ा हो लेकिन निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मैं उस उद्देश्य से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपका मेंस की आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल के रूप में इनका यूज किया जा सके। मेंस की आंसर राइटिंग ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो मेंस के लिए ही इन चीज़ों को आपके साथ कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों उचित कानूनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय का मतलब उचित कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। उचित कानूनी प्रक्रिया में क्या होता, इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है ना, इस शिकायत दर्ज होती, शिकायत दर्ज होने के बाद क्या होता, पहले क्या होती, शिकायत होती यानी कि पहले एफआईआर होती, एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, इन्वेस्टिगेशन कोर्ट प्रोसेस होती, कोर्ट प्रोसेस के बाद दोस्तों आपको पता है कोर्ट प्रोसेस के बाद इस व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होता था, पक्ष रखता ये व्यक्ति, फिर जो व्यक्ति न्याय करने के योग्य उसी के द्वारा न्याय किया जाता। किसके आधार पर, सबूतों के आधार पर। और यदि सबूतों के आधार पर यदि उसको दंड दिया जाता तो वो कानूनी उचित प्रक्रिया होती। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि ये अगर हम बात करें तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, तो दोस्तों आपको नेगेटिव इफेक्ट पता होना चाहिए कि एक तो ये आपके प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में है, दूसरा ये कानून आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, और तीसरा यदि अगर मैं इसका बात करूँ, तीसरा जो ब्लू पॉइंट से लिख रहा हूँ, तीसरा ब्लू पेन से, तीसरा इसका सबसे बड़ा है कि विधि की प्रक्रिया का उल्लंघन है। ये पूरा घटना है मॉब लिंचिंग के बारे में ही बता रहा हूँ। अब यहाँ एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग यानी कि वह घटना है जो किसी बिना कानूनी प्रक्रिया के भीड़ के द्वारा अतार्किक होकर के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, तो वो है मॉब लिंचिंग। इसको लिख लेना आप दोस्तों। इसके बाद मॉब लिंचिंग के प्रभाव क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि मॉब लिंचिंग किसके विरुद्ध है, आर्टिकल 21 के विरुद्ध है। मॉब लिंचिंग किसके विरुद्ध है, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। मॉब लिंचिंग किसके विरुद्ध है, विधि की उचित प्रक्रिया यानी विधि के शासन के विरुद्ध है। और विधि का शासन किसमें, हमारे आर्टिकल 14 में, उसके विरुद्ध है। ठीक है। और मॉब लिंचिंग क्या है, ये भीड़ तंत्र को बढ़ावा देती है। और क्या गारंटी थी दोस्तों, इस व्यक्ति को मार दिया, जब इस व्यक्ति को मार दिया तो क्या गारंटी है कि इस व्यक्ति ने सच में चोरी की है। इस व्यक्ति का भी तो जीवन का अधिकार है, इस व्यक्ति की भी तो गरिमा है, आखिरकार ऐसे क्यों मार दिया। तो इस तरीके से ये मॉब लिंचिंग के बारे में आप कर सकते हैं। और दोस्तों मॉब लिंचिंग को रोकना कैसे जाए, थोड़ा सा इसको बता दो, हालांकि टॉपिक बहुत आते हैं। मॉब लिंचिंग को अगर हम लोग हैं, क्योंकि दुनिया किसी को क्यों मार देती है, क्योंकि दुनिया को पता है कि ये व्यक्ति जैसे जेल में जाएगा, जेल में जाने के बाद ये छूट जाएगा, कोई फायदा है नहीं, इसलिए इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले है कि एक तो जो वो है ट्रायल की में तीव्रता लाए। पहला, अगर इसको रोकना है तो ट्रायल की प्रक्रिया है उसको थोड़ा तीव्र किया जाए। ठीक है। दूसरा दोस्तों, जो न्यायिक पेंडिंग है, जो न्यायिक मामले पेंडिंग है उनका तीव्रता से निपटान किया जाए। तीसरा पुलिस सुधार किया जाए। अब पुलिस सुधार के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। पुलिस सुधार में आपको पता है प्रकाश सिंह बादल बाद है 2006 का सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए कुछ डिसीजन दिए। तो अगर हमें मॉब लिंचिंग को रोकना है तो सबसे यह है कि ट्रायल में तीव्रता लाई जाए, न्यायिक पेंडेंसी हो जाए, और इसके अलावा अगर बात करें तो मीडिया को रेगुलेटिंग किया जाए, यानी फेक न्यूज जो हम बोलते हैं, जो गलत खबरें होती हैं, गलत खबरें को रोका जाए।
क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई भीड़ किसी को क्यों मारते, किसी व्यक्ति के बारे में गलत अफवाह, अरे ये चोर है, अब वो व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि व्यक्ति चोर है तो उसको चोर समझ के मार दिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसको जो रॉन्ग न्यूज होती है, ठीक है ना, उनको। तो सबसे बड़ी बात है इसको रोकने के लिए जो गलत खबरें हैं, जो मीडिया है, मीडिया यानी कि क्या होना चाहिए, मीडिया का सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। जाना चाहिए, मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन किया जाना चाहिए। यानी कि जो फेसबुक, व्हाट्सअप है, इनको ये फाइंड आउट करनी चाहिए कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। जो खबर फेक है उस खबर को रोक दिया जाए। यानी कि फेक न्यूज पे, यानी कि रॉन्ग न्यूज की बजाय हम शब्द लिख सकते हैं फेक न्यूज। तो एक छोटी सी खबर से दोस्तों आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया। मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को आप बिल्कुल नहीं बोलना, ये एग्जांपल के रूप में इसको खबर को लेना है। प्री के लिए काम नहीं, बिल्कुल मेंस के लिए काम आएंगे। दोनों खबरें आपके लिए इस तरीके से काम की। अब आपको करना क्या है कि समझना है। हम क्या समझते नहीं है कि ये क्या खबर क्या काम की क्या नहीं, उतनी चीज़ को आपको समझना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और कोई ज़्यादा खबर इसमें है नहीं, अभी ये नहीं है, ये नहीं इतनी ज़्यादा। हाँ, यार रोहिंग्या को लेकर के एक खबर है, एक एग्जांपल दी जा रही है रोहिंग्या को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सब पता होना चाहिए कि रोहिंग्या क्या है। रोहिंग्या के बारे में अच्छे से पढ़ लेना आपको कि रोहिंग्या कौन है। आपको पता है म्यांमार में, या म्यांमार के मुसलमान हैं, ठीक है ना, और ये वर्तमान में क्या है, शरणार्थी है, ठीक है ना। अब रोहिंग्या को शरण को लेकर के कि भारत को रोहिंग्या शरणार्थी है, इनको शरण दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए, तो भारत ने कानूनी रूप से इनको शरण ना देने का प्रावधान किया है। भारत इनको शरण नहीं देगा क्योंकि भारत ने इनके शरण देने की मना किया है। को मना किया है, और कारण है आंतरिक सुरक्षा। क्योंकि कई बार आंतरिक सुरक्षा इसलिए क्योंकि कई रोहिंग्या आतंकी घटनाओं में पकड़े गए। जैसे 2000 जैसे बिहार की घटनाएं हुई थी, बोधगया को लेकर के जो आतंकी घटनाएं हुई थी, वहाँ पर रोहिंग्या का हाथ माना गया था। तो बोला जाता है कि रोहिंग्या की वजह से हमारा एक तो आंतरिक सुरक्षा को नुकसान होता है, और दूसरा कहीं ना कहीं संसाधनों पर भी वो दिक्कत आती है। और ये रोहिंग्या शरणार्थी कहीं ना कहीं ISI में भी शामिल होने की ओर बढ़ रहे हैं। तो इससे हमारे यहाँ आतंकी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए रोहिंग्या को भारत में शरण की आवाज़ नहीं दी जाए। परंतु हाल ही में दिल्ली में जो टेंटों में रह रहे रोहिंग्या हैं उसको लगभग फ्लैट देने की व्यवस्था की गई है। तो इसी को लेकर के थोड़ा न्यूज आई है, ठीक है ना। तो आपको इतना सा इसमें लिखना है, रोहिंग्या के बारे में आपको अच्छे से जानकारी कलेक्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। बाकी इसका इतना स्टेट PCS में आ सकता है कि रोहिंग्या कहाँ का शरणार्थी समूह है, तो म्यांमार का है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से इस खबर को यूज करना है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा खबर और कोई काम की नहीं है, ये कोई हमारे ज़्यादा इतनी काम की नहीं। हाँ, इसके अलावा हमारी एक खबर है, रक्षा मंत्री ने सेना को सौंपे कई स्वदेशी रक्षा उपकरण। दोस्तों स्वदेशी रक्षा उपकरण, स्वदेशी रक्षा उपकरण दोस्तों क्या है? स्वदेशी रक्षा उपकरण हम क्या है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम ये उद्देश्य कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होनी चाहिए, मेक इन इंडिया होनी चाहिए। तो इस आत्मनिर्भर भारत पर जो अभियान है, इसको सफल बनाने के लिए हम हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। ये पहली बात तो काम खाएगा आपका, एक तो रक्षा क्षेत्र का उपकरण है, स्वदेशी उपकरण है। एक तो GS3 में भी काम आएगा, किसमें? आंतरिक सुरक्षा में। और दूसरा ये आपके आत्मनिर्भर भारत, कोई क्वेश्चन आएगा आत्मनिर्भर भारत को लेकर के क्वेश्चन या ऐसे, उसमें भी आपके लिए काम आएगा। किसके लिए? एक एग्जाम्पल के लिए कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या भारत आत्मनिर्भर हो जा रहा है, क्या भारत अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो उस दौरान आपको एक एग्जाम्पल देना है। उस एग्जाम्पल में रक्षा क्षेत्र का यदि आपको देना है, रक्षा क्षेत्र का एग्जाम्पल, रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता का उदाहरण देना है, तो वहां आपको लिखना है कि हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा कई स्वदेशी उपकरण सेना को दिए गए थे। एग्जाम्पल, स्वदेशी उपकरण सेना
को दिए गए। और इन उपकरणों का 2-3 इसमें उपकरणों का नाम लिख लेना बस, जो कौन कौन से हैं। एक तो है एंटी पर्सनल माइंस, ठीक है। एक है दोस्तों गश्ती नौकाएं, जो गश्त करती है, जो पोर्ट के एरिया पे, कोस्टल एरिया में जो गश्त करती है, ताकि हमारी जो समुद्री सुरक्षा उसको बढ़ाया जा सके। और तीसरा दोस्तों ड्रोन, त्वरित गति से दौड़ने वाले वाहन एवं तीव्र गति से दौड़ने वाले वाहन। इस खबर का मुख्य उद्देश्य इतना सा आपको समझना है। और एक दो वाहनों को और यहाँ से एक दो चीज़ें यहाँ से इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर चाहें हम, तो थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं कि इस मशीन का मतलब क्या है, क्योंकि हो सकता है स्टेट पीसीएस में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए। तो इनको मैं अगर आपको चाहे तो इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी ले लेनी है। जैसे यदि हम इस खबर को आपके साथ, क्योंकि नोट्सों को पेस्ट करेंगे, इसलिए इस खबर को यहाँ से थोड़ा सा आप कर लेते क्रॉप करके आपको ले लेंगे, और इन खबरों को आपको ध्यान रखना है। बस इतना सा आपको इस तरीके से दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से यदि आप नोट्स बनाएंगे तो न केवल आपके करंट की तैयारी होगी, बल्कि आपकी मेंस भी और आपकी प्री दोनों निकल जाएंगी। इस तरीके से आपको ना तो भूल पाएंगे और ना ही आप ज़्यादा से चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगी, इससे आप ज़्यादा चीज़ें इंटरलेट करोगे। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके, और इनको यूज करना है। देखो दोस्तों, एक छोटी सी खबर है, मैंने जैसे एक छोटी सी खबर है। अब इसमें क्या है कि प्री के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, प्री के क्वेश्चन इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ये प्री के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी आप एक एग्जाम्पल के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, फैक्ट के रूप में इसको यूज कर सकते हैं कि हाँ, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और उसमें आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें तो एक स्वदेशी आत्मनिर्भरता है, और स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो हम रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, और जिसका एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। इसके अलावा इस खबर को आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हाल ही में एक नया पाठ्यक्रम में, जो ऑब्वियसली है, हम नया पाठ्यक्रम का लक्ष्य होगा विकसित भारत। हम यानी विकसित भारत की अवधारणा आ रही है आजकल, विकसित भारत की अवधारणा। दोस्तों अभी हम एक विकासशील देश है, अभी हम क्या है, एक विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश। लेकिन कोई देश विकसित है, विकासशील है, इसकी परिभाषा क्या है? तो दोस्तों इसकी परिभाषा अलग अलग है। आपको सिर्फ हम जैसे कि अगर इकोनॉमी हम पढ़ेंगे कि विकास की परिभाषा क्या है, तो इकोनॉमी का वीडियो आएगा, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन भारत को विकसित बनाने का टारगेट हो गया है। और हाल ही में आपने देखा होगा केजरीवाल का एक नया अभियान है, उसका क्या है नया अभियान? मेक इंडिया फर्स्ट, यानी भारत को विश्व में फर्स्ट बनाना है, प्रथम स्थान पर लाना है। चाहे कल्चरल एक्टिविटी, चाहे हम बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत को विकसित बनाना है और पहले उसमें लाना है। इसी को लेकर के घटनाएं चल रही है। तो अभी इनको यूज कर सकते हैं आप, ये कोई एग्जाम्पल में कि क्या भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेगा, तो वहाँ इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी खबर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि तलाक ए आसन, इसके बारे में अभी एक बात चल रही है। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेना बस। और सोशल इशू से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, सोशल इशू, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, ठीक है दोस्तों, तलाक आसन के बारे में। इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं देखना है। अब आपको पता है कि मंत्री, एक थोड़ा सा यहाँ खबर आ रही है कि नीतीश मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, तो नीतीश को छोड़ो, सबको छोड़ो, हमें से कोई काम नहीं। आपको इतना पता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसको रिवीजन कर लेना कि अधिकतम संख्या। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15%। किसमें? विधानसभा में 15%, विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों से। और ये बात कब आई थी? 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंतर्गत, ठीक है ना। और इस 15% में सीएम और पीएम भी शामिल होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी सी खबर है, ये आपके प्री के फैक्ट के लिए आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये जगह और पता होनी चाहिए। अंकलेश्वर, गुजरात में अंकलेश्वर है, और अंकलेश्वर गुजरात में एक डायरेक्ट, अगर हम बात करें भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग का, तो ड्रग ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग किस में आएगी? GS 3 में, आंतरिक सुरक्षा में।
तो उसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि हाल ही में अंकलेश्वर में 513 केजी ड्रग्स पकड़ा गया। बस ये क्या आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो वहाँ इसको यूज कर सकते हैं। जब ड्रग ट्रैफिकिंग का क्वेश्चन लिखेंगे कि क्या भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग खत्म हो गई, क्या भारत की ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं, अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी ये चीज़ें घटनाएं देखी जा रही है। बाकी ये घटनाएं पॉलिटिकल घटनाएं आपको ज़्यादा देखनी नहीं, ठीक है ना। ये थोड़ा एसटी की वो घटना, ये ज़्यादा हमें देखनी नहीं, ये हमारा ज़्यादा काम की है नहीं इतनी, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और कि अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा एग्जांपल देख लेना, जस्ट एक खबर पढ़ लेना कि स्वच्छता का सिरमौर इंदौर, आपको पता है स्वच्छता के क्षेत्र में हमेशा टॉप रहता है, और इंदौर की स्वच्छता को लेकर के आगे बढ़ रहा है इंदौर। और अब इंदौर ने ये बोला है कि हम न केवल हम मतलब सड़कें, बाथरूम इनको स्वच्छ रखेंगे, बल्कि हम पेड़ पौधों की स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे। उनके ऊपर भी जैसे मिट्टी जम जाती है जिसके कारण वो विकास नहीं कर सकते, तो उसको लेकर के भी चीज़ें इसमें बताई गई है। बस इतना ध्यान रखना है। हाँ, एक खबर और है इसमें, जैसे ये कि स्वच्छ पर्यावरण अब मानव का अधिकार है। ध्यान रखना, स्वच्छ पर्यावरण अब मानव का अधिकार है। और ये बात किसने बोली है? ये यूएन ने ये डिसाइड किया है, यूएन का निर्णय है। और दोस्तों इसका मतलब क्या है, महत्व क्या है? तो पहली बात तो इसको किसमें शामिल किया गया है? मानव अधिकार घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र आपको पता है 1948 का है, उसमें शामिल किया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अब हम, क्योंकि हर व्यक्ति, आपको पता है कि पर्यावरण में बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और इससे कहीं ना कहीं मानव के जीवन को, मानव की स्वच्छता को लेकर के, मानव के स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा नुकसान हो रहा है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि मानव को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए पर्यावरण का अधिकार भी होना चाहिए। और ये पर्यावरण का अधिकार भारत में अगर जुड़ेगा तो आर्टिकल 21 से, भारत में आर्टिकल 21 के अंतर्गत पर्यावरण एक स्वच्छ पर्यावरण की वजह क्या दिया है? भारत में दिया गया स्वच्छ हवा में श्वास लेने का अधिकार। ये किसमें? आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा गया है। तो स्वच्छ हवा, क्योंकि स्वच्छ हवा में ही लेगा तभी व्यक्ति का क्या होगी? गरिमापूर्ण जीवन रहेगा। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मानव अधिकार घोषणा पत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से स्वच्छ पर्यावरण को शामिल कर दिया गया है। और इसका कारण क्या है? कारण यदि हम देखें तो कारण है जलवायु परिवर्तन। कारण है जलवायु परिवर्तन, इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। तो इसलिए इसको जलवायु परिवर्तन की वजह से इसको शामिल किया गया। तो ये इतना काम का है। इसके अलावा अगला हमारा एक टॉपिक है तकनीक के इस युग में विकास की उम्मीद। ये एक आया है तकनीक के युग में विकास की उम्मीद। तो दोस्तों इसमें आपको ये खबर थोड़ी सी पढ़नी है, और इस खबर को पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या निकालना है आपको? इसमें आपको एक खबर इसलिए पढ़नी है, इसमें देखो इतना बड़ा है आर्टिकल, तो इसमें थोड़ा सा खुद आपको भी थोड़ी चीज़ें समझनी है। इसमें क्या होगा? इसमें यह बताया गया कि तकनीक अब विकास के लिए, प्रौद्योगिकी विकास के लिए शुरू से महत्वपूर्ण रही है। और यह आपको पता है कि प्रौद्योगिकी को लेकर के जो मैंने एक ऐसे का टॉपिक दिया है, वहाँ भी इसमें से कई एग्जाम्पल आपके काम आएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये समझना है दोस्तों कि देखो कि हमारी बात करें तो भारत तकनीकी के इस युग का विकास की उम्मीद को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा तकनीकी को लेकर के बहुत बड़ा बात कही है। तो पहले अगर बात करें तो तकनीकी के इस युग में विकास की उम्मीद, तो भारत तकनीकी स्थिति की यदि बात करें भारत की, तो तकनीकी को लेकर के भारत की स्थिति क्या है? ठीक है ना। तो अभी भारत की अगर स्थिति देखें तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि तकनीकी के क्षेत्र में हालांकि हमने विकास तो बहुत किया है, लेकिन अभी भी हम 5G लाने में चाइना के द्वारा 5G लाया जा रहा है, या AI रोबोट, इन तकनीक को लेकर के अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसके लिए सरकार पिछले टाइम से फोकस कर रही है। लेकिन अगर हम इसमें पूरी घटनाएं देखेंगे जो आपके सामने शेयर किया है, क्योंकि अब इसमें अगर भारत के देखें तो तकनीकी के क्षेत्र में सरकार के द्वारा अभी तक कई इनिशिएटिव लिए गए हैं, है ना। तो एक इनिशिएटिव अगर बात करें हम, तो एक इनिशिएटिव तो डिजिटल इंडिया,
ठीक है। तो एक तो आपको इसमें दिया गया है कि सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव दिए गए, तो डिजिटल इंडिया पहल है वो सरकार के द्वारा इसमें चलाई गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हम जैसे, तो ये जो काम आएगा तकनीकी की स्थिति के कारण जो इनिशिएटिव चलाई जा रही है, तो ये तकनीकी स्थिति, ये आपको पता है GS3 में होगा। एक तो ये सबसे पहले एक तो यहाँ समझना है, ठीक है ना। अब तकनीकी में टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से करना है, तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया है कि जो 2020 से लेकर के 2030 का दशक होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टेकेड। टेकेड का मतलब है कि हम ये जो दशक में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे। तो एक इनिशिएटिव है कि सरकार पूरी तरह से फोकस करेगी। और तकनीक कौन सी, हम 5G तकनीक, हम इसके अलावा AI, IoT, है ना, इन तकनीकों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके लिए सरकार द्वारा देखो फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। तो इसलिए भारत सरकार द्वारा तकनीकी या प्रौद्योगिकी को बढ़ाने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात बोली गई है। और तकनीकी को बढ़ाने के लिए या हम इस प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने के लिए इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है दोस्तों कि हम तकनीकी को क्यों बढ़ाएं। उद्देश्य है एक तो दोस्तों हमें रोजगार बढ़ाना है। और रोजगार कैसे बढ़ाना, जैसे सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर या ऐसी चीज़ों का यदि हम प्रोडक्शन करेंगे जो अभी हम बाहर से खरीदते हैं, तो इससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा। दूसरा दोस्तों रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाना है क्योंकि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता है ये हमने बहुत पहले लक्ष्य देखा था कि हमारे 2024-25 तक भारतीय इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के समक्ष पहुंच जानी चाहिए। तो यदि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो आपको निश्चित रूप से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको प्रौद्योगिकी का यूज करना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपने देखो ई-कॉमर्स मार्केट अब बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें उसमें शामिल होने के लिए ज़रूरी है। और इसलिए भारत सरकार को ये भी बात अच्छे से पता है कि हमें तकनीकी का महत्व कितना है। और इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में आज की स्थिति देखें, IT सेक्टर की हम स्थिति देखें, ये एक फैक्ट है, IT सेक्टर की यदि स्थिति देखें भारत में, तो आज भारत में IT सेक्टर की अगर हिस्सेदारी देखें तो 7% हिस्सेदारी इसकी किसमें, GDP में। और दूसरा ये लगभग 25 से 30 लाख लोगों को क्या देती है, रोजगार देती है। तो IT सेक्टर रोजगार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये एक फैक्ट है, आपके लिए काम करना है कि IT सेक्टर की स्थिति क्या है, ठीक है। और इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास भी किए गए। तो एक प्रयास तो मैंने बता दिया, इसके अलावा सरकार ने एक प्रयास और किया दोस्तों कि इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई है, किसके लिए, AI टास्क फोर्स है सरकार के द्वारा बनाई गई है 2017 में, है ना। इसके अलावा सरकार के द्वारा मुख्य रूप से रक्षा परियोजना चलाई गई। और रक्षा परियोजना की है कि हम विभिन्न प्रकार के सुरक्षा के जो मामले हैं, सुरक्षा बल है, उनको हम हाईटेक हथियार प्रोवाइड करवाएंगे, इसको लेकर के भी तैयार की जा रही है। दोस्तों ये तकनीकी के क्षेत्र में हमारा ये उद्देश्य रहा, लेकिन हमारे समक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और आगे बढ़ना है, तकनीकी विकास करना है यदि, तो तकनीकी विकास के समक्ष चुनौतियां भी हैं। अब चुनौतियां देखते हैं। पहली चुनौती है हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर की आयात पर निर्भरता। क्या है, आयात पर निर्भरता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे चिप हो, चाहे हम मोबाइल की बात करें, चाहे हम सेमीकंडक्टर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हम आयात करते हैं। और विशेषकर आयात करते हैं कहाँ से, चीन से या दक्षिणी पूर्वी एशिया से। तो यदि हमें तकनीकी का विकास करना है तो आपको सबसे बड़ी समस्या आपके बाद है कि आपके यहाँ तकनीकी इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्शन का उत्पादन नहीं होता। तो वही तो एक सबसे बड़ी बात, सबसे पहले क्योंकि आप आयात पर निर्भरता हो, अब चीन पे निर्भरता है, यदि आपके इन पे निर्भरता है तो हो सकता है कि ये जब चीन, जैसे कोविड-19 के अंतर्गत या चीन और ताइवान में युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपका आयात इफेक्ट करेगा, तो आपका तकनीकी विकास भी इफेक्ट करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक सामानों के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक सामानों के, एक तो निर्भरता है, दूसरा उत्पादन इनका कम होता है भारत में, और तीसरा निवेश अभी कम है।
ठीक है। तो तकनीकी विकास की सबसे बड़ी बाधा है कि निवेश भी कम है, उत्पादन कम है, और इसीलिए अभी क्या किया जाना चाहिए कि इसको बढ़ाने का हमें क्या देना चाहिए, सुझाव कि बढ़ाएं कैसे। तो बढ़ाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें खुद को निवेश करना होगा, किसमें, और प्राइवेट पब्लिक निवेश होना चाहिए उत्पादन में, विनिर्माण में, किसके, तकनीकी उपकरणों को या हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में हमें खुद को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना होगा। और इसके लिए सजेशन ये दिया गया है, इस आर्टिकल में सजेशन ये दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उत्पादन बढ़ाया जाए, क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी से जुड़े जो रोजगार है उनको बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से इसमें हमने 2-3 चीज़ें ही देखी, ज़्यादा इसमें है नहीं था, आर्टिकल में इतना ही था। पहली बात तो हमें भारत की प्रौद्योगिकी की स्थिति की देखनी है कि भारत प्रौद्योगिकी की स्थिति में कहाँ पर है। दूसरा, कितने लोग, दूसरा अभी भारत सरकार जो डिकेड चलाई जा रही है, पूरा फोकस है कि 2020 से 30 हम पूरी तरह प्रौद्योगिकी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपको पता है किसी भी देश की इकोनॉमी में प्रौद्योगिकी अहम रोल रखती है। जैसे चाइना द्वारा 5G को लाया जाना चाइना की इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसलिए चीज़ें हमें करनी है। तो इसलिए दोस्तों ये आर्टिकल यहाँ तक काम आएगा, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ें है नहीं ज़्यादा। इसके अलावा एक ये है कि विकसित देशों की कमरधार भारत को लगा के होगी महत्व, यानी कि अगर भारत को विकसित देश होना है तो भारत को इस पे काम करना होगा। और वर्तमान में भारत की स्थिति को लेकर के कुछ डेटा है, उसको हम देख लेते हैं। इसको आपके लिए इसमें शेयर करेंगे क्योंकि ये डेटा थोड़ा काम का होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये खबर अगर बात करें तो ये इसमें आपको काम क्या करना है, इस खबर के अंतर्गत आपका ये जो डेटा है इसको यूज करना है। जैसे कि एक कल परसों में एक इकोनॉमी का वीडियो था, उसमें बताया गया कि प्रति व्यक्ति स्थान भारत की इनकम कितनी है, उसको लेकर के काम करना है। और यदि भारत को, इसमें बोला गया कि भारत को यदि विकसित देश बनना है तो विकसित देश बनने के लिए भारत को भूमि सुधार करना होगा, भारत को बाजार सुधार करना होगा, भारत को कृषि विकास करना होगा, ग्रामीण विकास करना होगा, ये चीज़ें। तो भारत को ये स्थिति बतानी पड़ेगी भारत यदि वो काम करना चाहता है तो। और आपको पता है कि वर्तमान में भारत की जो जीडीपी है वो इस वर्ष में 3.5 लाख करोड़ ट्रिलियन हो जाएगी, मतलब कह सकते हैं 3.5 ट्रिलियन हो जाएगी। ये डाटा भी आपको लिखना है। और एक बात बोलिए कि यदि भारत को विकसित करना है तो भारत को अगले 25 साल तक अपनी आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% रखनी होगी, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि भारत अभी भी, जो भारत की 1990 से लेकर के 2019 तक स्थिति सुधरी है। क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि उदारीकरण या कह सकते हैं आर्थिक सुधारों के प्रयास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आर्थिक सुधारों के प्रयास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो वहाँ आपको दिखाना है कि आर्थिक सुधार जो 1900 इसमें जो 1991 में जो हमने आर्थिक सुधार किए उनको बताना है, और सुधारों के सकारात्मक पक्ष बताने हैं और कुछ कमियां बतानी है, या अभी कुछ चुनौतियां कमियों की बजाय हम लिख सकते हैं चुनौतियां। और सकारात्मक पक्ष का एक एग्जांपल देना है तो वह एचडीआई में हमने इंप्रूवमेंट किया है, और उसका एग्जांपल आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 1990 में हमारी एचडीआई कितनी थी, एचडीआई हमारी 0.429 थी, और ये थी 1990 में। और 2019 में अगर हम बात करें तो भारत की एचडीआई है वो बढ़ करके 0.64 हो गई। कितनी हो गई, 0.645। तो इस बार हमने एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अपनी इंप्रूवमेंट किया है, अर्थात आर्थिक जो इनका प्रयास है वो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों पाम ऑयल की बात आती है कि पाम ऑयल की खेती से घटेगा आयात। आपको पता है पाम ऑयल की बात करें हम तो पाम ऑयल भारत लगभग 70% क्या करता है, 60 से 70% भारत इस पर क्या करता है, आयात करता है। और ये विशेष करके दक्षिण पूर्वी एशिया, या हम कह सकते हैं कुछ जो यूरोप के क्षेत्र जैसे अब यूक्रेन है, तो वहाँ से हम आयात करते थे, बड़ी मात्रा में इसको आयात करते थे। तो फिर भारत सरकार के द्वारा इसको प्रोडक्शन को बढ़ाए रखने के लिए इसका आयात करते थे। इसलिए भारत सरकार का प्रयास किया गया कि हम पाम ऑयल को लेकर खुद ही डेवलप करें। इसलिए सरकार के द्वारा नेशनल
पाम ऑयल मिशन चलाया गया था। तो आपका क्वेश्चन दोस्तों ये हो सकता है कि पाम ऑयल को लेकर के भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति है कि 60 से 70% भारत आयात करता है, और इसको दूर करने के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसका उद्देश्य है कि हम पाम ऑयल के आयात को घटाएंगे, और इसके लिए सरकार ने नेशनल पाम ऑयल मिशन की शुरुआत की है। इसको थोड़ा सा एक बार आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। थोड़ा सा फैक्ट इसमें से हम ले सकते हैं कि इसमें 98% अगर भारत की बात करें तो भारत में से 98% जो पाम ऑयल है का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश करता है, केवल आंध्र प्रदेश करता है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में जो पाम ऑयल है उसका केवल उत्पादन है 98% कौन करता है, आंध्र करता है, अर्थात आंध्र टॉप पे है। और इसके अलावा देश में टोटल, ध्यान रखना दोस्तों, टोटल 44% ही हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं खाद्यान्न का। अर्थात मैंने जो डाटा दिया था ये अब घट के कम हो गया, हम लगभग 56% का क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है ना, 56 से 60% हम आयात करते हैं और 44% हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं ज़रूरत का। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें ध्यान रखना, नेशनल पाम ऑयल मिशन के अंतर्गत निजी कंपनियों की भागीदारी भी है। इसमें क्या है, निजी कंपनियों की भागीदारी भी है। तो आपसे देखा जाए कि नेशनल पाम ऑयल मिशन के उद्देश्य क्या है, तो उसमें इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेमीकंडक्टर क्रांति की ओर भारत बढ़ रहा है, और ये सेमीकंडक्टर के लिए मैंने अभी बोला है कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कई चीज़ें आयात करनी पड़ रही थी, तो अब भारत को चीज़ें आयात नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि भारत उस क्षेत्र में अब काम कर रहा है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, भारत का किस प्रकार से अपना आर्थिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें आप वहाँ से एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के बारे में भारत अब धीरे धीरे आगे बढ़ गया है। लगभग देखो कितना अंतर था कि भारत सेमीकंडक्टर में क्या है कि 100% चीज़ों को आयात करता था। तो मैंने इसलिए बोला था कि हम तकनीकी क्षेत्र में क्यों विकसित नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ एक एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं कि भारत तकनीकी क्षेत्र में इसलिए नहीं विकसित कर पाएगा क्योंकि भारत बहुत सारी चीज़ों का आयात पर निर्भर है। तो ये चीज़ आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा दोस्तों, एक ये IR में आता है कि IR में था चीनी जासूसी पोत हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा। आपको पता है हम्बनटोटा की पहले तो आपको स्थिति जाननी, ये दक्षिणी श्रीलंका में है, हिंद महासागर में है, और इसकी भू सामरिक स्थिति बहुत अच्छी है। और आपको पता है कि हम्बनटोटा को 99 साल के लिए चीन के कंट्रोल में दे दिया है श्रीलंका ने। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हाल ही में चीन ने वहाँ पर एक जासूसी जहाज भेजा है, और इसका उद्देश्य है कि चीन पूरे इंडियन ओशन पर कंट्रोल करने के लिए, मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया में भारत पर नियंत्रण करने के लिए, और इसको नियंत्रण करने के लिए, अमेरिका के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए श्रीलंका में अपना एक जहाज लगा दिया है। और इसमें भारत द्वारा श्रीलंका पे बहुत बार दबाव बनाया गया, उसके बाद भी श्रीलंका ने इस जहाज को अनुमति दी। ये एक चीनी जासूसी जहाज है। और इससे प्रभाव क्या होगा कि दोस्तों आप इससे एक बात तो समझ गए होंगे कि भारत श्रीलंका का ठीक ठाक स्थिति में दोस्त है, लेकिन वर्तमान स्थिति के आधार पर श्रीलंका को ये बात भली भांति पता है कि उसको ज़्यादा फायदा चीन के साथ हो सकता है, क्योंकि चीन का ऋण की उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये घटना लिखनी है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को एक नई चुनौती मिल सकती है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन ओशन की जो नीति है, उसको भी एक नई चुनौती मिल सकती है कि चीनी जासूसी पोत हम्बनटोटा पर पहुंच गया, और इससे भारत को इसके साथ एक नया आयाम लाना पड़ेंगे। ठीक है, इतना इस पर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इसमें अगर हम दैनिक जागरण में ये सारी चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से आज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें थी, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कम थी, लेकिन हमने कवर किया कि किस तरीके से चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। प्री की चीज़ें हैं वो प्री के हिसाब से आपको बताई जाएगी। जैसे हम्बनटोटा की स्थिति आपको पता होनी चाहिए, स्टेट PCS में बिल्कुल इसको पूछते हैं। हम्बनटोटा कहाँ पर है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन जरूर देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने दैनिक जागरण को देखा, अब थोड़ा द हिंदू को भी देख लें, और इसमें समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें रिपीट भी होती है। जो सेम न्यूज़, ऑब्वियसली खबर तो सेम ही होती है। तो इसमें जैसे ये वाली चाइना ट्रैकिंग बेसाल रीच इन श्रीलंका, चाइना का जो ट्रैकिंग बेसाल है रीच श्रीलंका, तो वही बात है जो मैंने आपको यहाँ हम्बनटोटा के बारे में बताई है। और इसको लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए गए। चाइना बोलता है कि भाई हमने इसलिए भेजा है कि कुछ रिसर्च, विज्ञान से जुड़े हुई कुछ रिसर्च करेगा, इसलिए हमने इसको भेजा है। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन यह है अफ्रीकन चीता, ये क्वेश्चन है, आप इसके बारे में कर सकते हैं। अफ्रीकन चीता, दोस्तों भारत में चीता की जो प्रजाति है वो समाप्त हो गई थी,
तो इसलिए भारत में प्रजाति इसी उसको बढ़ाने के लिए भारत में अफ्रीकन चीता, पहले ईरान से लाने की बात की जा रही थी लेकिन ईरान ने मना कर दिया कुछ कारणों की वजह से, तो अब अफ्रीका से भारत में चीता लाया जा रहा है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। और कारण है कि ये डिले हो रहा है प्रशासनिक कारणों की वजह से यह डिले हो रहा है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, GS3 यूज कर सकते हैं। और थोड़ा एक काम करना, अफ्रीकन चीते के बारे में थोड़ा सा एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना, क्योंकि अफ्रीकन चीता के बारे में जान लेना कि इसकी क्या वैरायटी है और इस पर किस किस स्टेटस में आता है, उसको आपको एक बार देख लेना है। प्री का सवाल वहाँ से बन जाता है। लेकिन आप यदि एक क्वेश्चन आए कि भारत में जो वाइल्ड जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या वन्य जीव सेंचुरी है या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा प्रावधान किए जा रहे हैं, उनमें क्या चुनौतियाँ आ रही है, उनमें एक चुनौती आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रशासनिक कारण। और एग्जाम्पल क्या देंगे कि हाल ही में देखा गया कि प्रशासनिक कारणों की वजह से अफ्रीकन चीता के आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया है। ठीक है ना, उसके लिए काम आएगी। ये बाकी हमने पढ़ लिया, सेम खबर है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर खबर हम दैनिक जागरण में पढ़ लेते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा खबर नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इसके अलावा ये आपको पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए ये संघीय जो भारत का संघीय ढांचा है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में केरला कैबिनेट ने एक बिल लेके आई है जिसमें जो चांसलर है, यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर है उसकी पावर को क्या किया, कट किया गया। अब रीजन क्या है कि दोस्तों आपने संघीय ढांचा देखा होगा भारत का, और भारतीय संघीय ढांचा ये है कि भारत में संघ यानी केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। और उसका एक एग्जाम्पल था कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनका चांसलर कौन होता था, गवर्नर। आपको पता है जितने भी स्टेटों की यूनिवर्सिटी है उन सारी स्टेटों की यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है। और गवर्नर किसका एजेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का सारी यूनिवर्सिटीज जो स्टेट की है उन पर कंट्रोल होता है। यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा हैवी है। परंतु हाल ही में केरल में चांसलर की शक्तियों, ऑब्वियसली चांसलर कौन होगा, गवर्नर, तो चांसलर की शक्तियों को कम करने का बिल लाया जा रहा है। ठीक है, अर्थात ये संघीय ढांचे में स्टेट स्वायत्ता की बात कर रहा है, राज्य स्वायत्ता, कि भाई राज्यों की स्वायत्ता होनी चाहिए, क्योंकि राज्यों की कम से कम यूनिवर्सिटी पे तो राज्य का कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए ये बात आगे बढ़ी है, इसको इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में जहाँ विवाद आए, GS2 में काम आएगा ये, GS2 में, और संघ राज्य विवाद टॉपिक में इसका हम काम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सारी खबर हमने उसमें से पढ़ ली है, इसमें कोई खबर हमारे काम की नहीं। हाँ, अब एक अच्छा सा आर्टिकल दिया गया है, इसमें एक अच्छा एडिटोरियल दिया गया है, इसको समझना क्या गया है। और एडिटोरियल है पर्यावरण वर्सेस विकास। इन पे है कि दोस्तों आपको पता है कि यदि हम विकास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो चाहे कितना ही सस्टेनेबल विकास कर ले, पर्यावरण पे नुकसान तो उसका पहुंचना ही है, क्योंकि पूरी तरह हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर भी नहीं पा रहे। तो इसी को लेकर के एक ये पर्यावरण लिखा है, ये लिखा है आशीष कोठारी के द्वारा। और इसमें आशीष कोठारी कह रहे हैं कि भारत को अब इकोलॉजिकल जो एब्सिस है उनको स्टेप बैक करना है। तो उनसे स्टेप बैक होने के लिए हमें ये बताया गया कि किस तरीके से भारत में अगर हमें एक बैलेंस, हमें डेवलपमेंट को क्या करना है, विकास को बैलेंस में करना है। और बैलेंस किसके साथ करना है, इसको इकोलॉजी के साथ करना है, इसको पर्यावरण के साथ हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पर्यावरण और विकास को साथ में लेकर चलने की इसने बात की है। और ये बात इसलिए की है क्योंकि आपको पता है पर्यावरण और को लेकर के, इनके लेकर के, पर्यावरण सुरक्षा के लेकर के भारत में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। इनको लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर आंदोलन। तो आप देख सकते हैं इसमें आपने चिपको आंदोलन सुना होगा, इसमें आपने साइलेंट वैली आंदोलन सुना होगा, इसमें आपने नर्मदा।
तो ये बात तो सही है कि अगर हम जैसे डैम बनाते हैं, नर्मदा पर डैम की बात चल रही थी, तो विकास के लिए डैम ज़रूरी है, क्योंकि डैम से सिंचाई होती है, डैम से अगर हम बात करेंगे डैम से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जाती है, तो इससे बहुत सारे लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध होती है। लेकिन जिस जगह डैम बनाया जाता है उसमें बड़ी मात्रा में एनवायरमेंटल को भी तो नुकसान होता है, तो इसी की बात की गई। तो इसलिए बोला गया कि देखो आप विकास तो करो, लेकिन आपको मुख्य रूप से संरक्षण भी करना होगा जीव जंतु इनका। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल आया है। इसमें सबसे बड़ी, इसमें एक GS3 के अंतर्गत एक काम आएगा, आपको पता है कहाँ आएगा? GS3 पर्यावरण टॉपिक में ये काम आएगा। इसमें दोस्तों इसने एक टॉपिक दिया है कि एन अर्थ अंडर स्ट्रेस, यानी कि धरती कितने दबाव में है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में जो स्थिति है भारत की, वो कितनी खराब है पर्यावरण को लेकर के, या भारत पर वर्तमान समय में क्या संकट है, तो देखो भारत में कि अगर हम बात करें पर्यावरणीय स्थिति या चुनौती, या हम दो लिख सकते हैं चुनौती, तो इसका डेटा है पूरा दोस्तों, इसका डेटा है, इसको आपको लिखना है यहाँ तक। तो डेटा बहुत काम के लिए इसमें, इसलिए क्या काम है कि पहला डेटा क्या है कि भारत के 600 मिलियन लोग हाई एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, यानी कि 600 मिलियन लोग जल की कमी से पीड़ित हैं। ये बात कौन बोल रहा है? नीति आयोग। नीति आयोग ने बोला है कि भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के 600 मिलियन लोग या भारत की जल की कमी से पीड़ित है। दूसरा, लगभग 70% जल क्या है? दूषित है। ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा माइनिंग करेंगे, जब आप ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, जब आप नदियों के रास्तों को बदल देंगे, तो आपके समक्ष एक समस्या आएगी कि आपका जो जल है बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगा। और आपको पता है ये इतना दूषित होने की वजह से इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, सीधा प्रभाव हमारी GDP पर भी पड़ता है, ठीक है ना, सीधा प्रभाव हमारे जनसंख्या के लाभांश पर पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी बात इसने बोली है कि अगर हम बात करें कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, भारत की वाटर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो भारत की स्थिति बहुत खराब है। भारत वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 120वें नंबर पर है। टोटल आउट ऑफ 122 कंट्रीज में भारत कितने नंबर पे? 120वें नंबर पे, यानी सबसे गई बीती स्थिति में हमें। तो वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भी हमारी स्थिति सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और आगे बढ़ेंगे हम, तो इसमें बोला गया है कि जो लैंड डिग्रेडेशन है, यानी कि अगर हम बात करें तो भूमि निम्नीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि भूमि में से पोषक तत्वों की कमी होना, और जिसके कारण भूमि उपजाऊ नहीं रहती है, वो बंजर भूमि में कन्वर्ट होती जाती है। तो भारत में स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम भारत के पर्यावरणीय टॉपिक से जुड़े हुए कुछ फैक्ट पढ़ रहे हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन में भारत में 30% भूमि लैंड डिग्रेडेशन की ओर चली गई है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये डाटा आपके काम में आएगा जब आप भारत के किसी सतत विकास की ज़रूरत को लिखेंगे, भारत में पर्यावरण के विकास को लिखेंगे, या भारत में कोई के समक्ष जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनको लिखेंगे, तब आप इसको यूज कर सकते हैं इस डेटा का। इसके अलावा इसने ये बात नहीं बोली, इसके अलावा ये और भी बात बोल रहा है कि भारत में इस लैंड की प्रोडक्टिविटी है, लैंड प्रोडक्टिविटी है वो 1/5 है। लैंड प्रोडक्टिविटी है वो 1/5 है। और ये बात हो रही है इंडियन ओशन, जो 30% भूमि है कि भारत में 30% भूमि लैंड डिग्रेडेशन की ओर बढ़ रही है। ये इसरो की रिपोर्ट है, इसरो ने इसको बोला है, इसरो की रिपोर्ट है ये। और भारत में लैंड प्रोडक्शन है वो 1/5, यानी कि आप जब 5 सीड अगर भूमि में बोएंगे तो उसमें से 1 सीड ही उगेगा। 1/5 का मतलब है, तो लैंड प्रोडक्टिविटी भी भारत में घट रही है, 1/5 है। इसके अलावा भारत में जो इसके अलावा भारत में करें तो इसके अलावा भारत में पेस्टिसाइड का यूज ज़्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली जब भूमि में उपजाऊता नहीं बढ़ेगी तो उपजाऊता बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं केमिकल का यूज करना पड़ेगा, उर्वरक का यूज करना पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में से आपको यहाँ से एक चीज़ ये ढूंढनी है। इसके अलावा ये बोला गया है कि भारत में वर्ल्ड बैंक ने खुद बोला है कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि
भारत का अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर, भारत पूरी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर नहीं जा रहा, और इसकी वजह से भारत को वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि भारत का पर्यावरणीय चुनौतियों की वजह से, पर्यावरणीय चुनौतियों की वजह से जीडी 2013 की बात है, 2013 में जीडीपी का 5.7% नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछ सकता है कि पर्यावरणीय समस्याएं इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करती है, तो ये वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को आपको यूज करना है। ये वर्ल्ड बैंक ने बात बोली है। किसने बोली है? वर्ल्ड बैंक ने। ये लिखना है आपको, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उसमें आपको इसको लिखना है। तो ये बात वर्ल्ड बैंक ने बोली है। हाल ही में अगर हम बात करें अगर भारत की, तो जो रिपोर्ट है भारत की, एक रिपोर्ट और देखना रखना, एक रिपोर्ट है जिसको मुख्य रूप से येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। ये पर्यावरण से रिलेटेड रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत 180 देशों में सबसे खराब स्थिति में है। अर्थात ये बात सही है कि भारत की स्थिति अभी खराब है। ये बात आपको समझनी है। तो एक आप तक ये जो आर्टिकल है यहाँ तक, ये आर्टिकल यहाँ तक इस बात को दिखा रहा था कि भारत की समस्या क्या है या भारत को पर्यावरणीय स्ट्रेस कितना है भारत के। इसमें भारत का डेटा दिया गया है, हालांकि विश्व का भी डेटा हो सकता है इसमें, लेकिन यहाँ पूरी तरह भारत को कवर किया गया है इसमें। इसमें एक चीज़ बोलिए कि भारत 80 मिलियन लोग इंडियंस हैं, भारत के 80 मिलियन लोग भारत के क्या कर रहे हैं? एयर पॉल्यूशन का सामना कर रहे हैं। 80 मिलियन लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से ज़्यादा दिक्कत में हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ इसमें बोली गई। इसके अलावा दोस्तों अगला इसने बोला है, अगला अगर इस पर जाए कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम कहीं ना कहीं जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम कॉरपोरेट यानी कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो यानी कि हम कंपनियों को ज़्यादा देखो, अब दिक्कत क्या है, चुनौती क्या है, इसकी समक्ष चुनौतियाँ क्या आ रही है। जो हम वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो इसमें बोला गया है कि देखो हम कॉरपोरेट को ज़्यादा फायदा कर रहे हैं, कॉरपोरेट को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रीज़न क्या है दोस्तों? यदि हमें जीडीपी को, अगर जीडीपी को 5 ट्रिलियन करना है, यदि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, यदि हमें मेक इंडिया फर्स्ट बनना है, यदि हमें विकसित देश बनना है, तो दोस्तों हमें विकास पे फोकस तो करना ही पड़ेगा। और विकास पे फोकस करना ही पड़ेगा। और दोस्तों समस्या तो ये है हमारे समक्ष, चुनौती तो ये है कि अगर हमें विकास पे फोकस करना है तो निश्चित रूप से हमें इस पे ज़्यादा खर्च करना ही पड़ेगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि 2023-24 के बजट में देखा होगा 2023-24 के बजट में देखा होगा कि भारत में वर्तमान समय में जो विकास है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, विकास पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पर्यावरण से। और इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि 2023-24 के बजट में अगर आपसे पूछ जाए तो वर्तमान समय में हमें पर्यावरण की बजाय ज़्यादा खर्च कर रहे हैं हम विकास पे। कैसे खर्च कर रहे हैं कि 2023-24 के बजट में जो पर्यावरण पे होने वाला खर्च है, ये फैक्ट काम आएंगे दोस्तों जीएस स्टडी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें से इतनी खबर लिखनी है आपको बस कि पर्यावरण पर होने वाला खर्च है वो खर्च अन्य मिनिस्ट्री, जैसे अन्य विकास से जुड़ी योजना मैं इसमें दोबारा लिखता हूँ कि कुल मिलाकर यह है कि अवसंरचना पर किया जाने वाला, अवसंरचना पर किया जाने वाला व्यय पर्यावरण, वन और जलवायु पर किए गए व्यय से 40 गुना ज़्यादा है। देखो अर्थात हम अवसंरचना के विकास पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि पर्यावरण पे। हाँ पर्यावरण को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस किस पे है? उसके अपने पक्ष है कि हम पर्यावरण कम अवसंरचना पे विकास क्यों कर रहे हैं, तो उसके कारण मैंने बता दिया कि अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, इसको बनना है, ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है ना। अब दोस्तों दिक्कत ये आती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है दोस्तों, जैसा कि हमारा इंडिया आगे, अगर हमारा वो है कि देखो अगर इंडिया @75 की हम बात करेंगे तो इसमें हमें दोस्तों आत्मनिर्भर भी बनना है, ये बात सही है। इसमें हमें मेक इंडिया भी बनना है,
ये बात भी सही है। अब आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली है कि आपको देश का सामाजिक आर्थिक विकास करना होगा। लेकिन देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमें देख दो जनजाति सुरक्षा करनी होगी, लेकिन विकास की वजह से इन जनजातियों की दिक्कत आ रही है, तो इसकी वजह से ये चीज़ें और देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ घटनाएं, इसमें कुछ आपको दिया गया है, कुछ घटनाओं के एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि जैसे हाल ही में कुछ एक्सट्रीम घटनाएं देखी गई है, एक्सट्रीम घटनाएं देखिए जो पर्यावरणीय चिंता को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाती है। तो दोस्तों पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाती है, तो वो एक्सट्रीम घटनाएं हमने इसमें देखी है। अब एक्सट्रीम घटनाएं कौन कौन सी है, तो इसमें एग्जाम्पल आपको लिखना है। देखो ये एग्जाम्पल आपके काम आएंगे दोस्तों, जब आपको लिखना होगा कि भारत में कितनी एक्सट्रीम घटनाएं बढ़ती जा रही है, कितना पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, उसको लेकर के चीज़ें आएंगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो बोला गया है कि एक गांव में जासकर, वो पूरी तरह वाटर शॉर्टेज हो चुका है। जासकर गांव, और अभी कहाँ पर है? कश्मीर में। ये वाटर शॉर्टेज हो चुका है, पूरी तरह वाटर शॉर्टेज यहाँ पर हो चुका है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि कई गांव अपने माइग्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है कि आपको पता है, लेसेंट की एक रिपोर्ट है, उसमें बोला गया है, लेसेंट की रिपोर्ट ने बोला है कि जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, एक्सट्रीम तापमान की वजह से भारत में वार्षिक रूप से 7.40 लाख मृत्यु होती है, मौतें होती है। ये बात बोलिए लैंसेंट की एक रिपोर्ट है कि भारत में कितना बड़ा पर्यावरण की जो एक्सट्रीम जो वेदर है, इसकी वजह से कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। जीडीपी को भी हो रहा है, लेकिन मानव संसाधनों को भी हो रहा है। और मानव संसाधनों को हमने देखा है कि लगभग 7.5 लाख के समथिंग जो लोग हैं, उनकी मौत किसकी वजह से होती है? एक्सट्रीम वेदर की वजह से। इसकी बात है, तो ये चीज़ इसमें एक फोकस किया। इसके अलावा अगर हमें करना है काम, तो इसमें बोला गया है कि देखो, अगर यदि हमें सतत विकास की ओर बढ़ना है तो उसके लिए अच्छी केस स्टडी भी इसमें दी गई है। अब आगे देखा है, आगे करना है, तो इसने बोला है कि आगे करना है हमें सतत विकास। ये बात एक सही बात है कि हमारे शुरू से एक मन में रही कि भाई विकास को आगे बढ़ाए या पर्यावरण को देखें। तो इसमें बोला गया कि देखो, विकास और पर्यावरण को तुम दोनों को साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सतत विकास की ओर बढ़ना होगा। और दोस्तों सतत विकास का मतलब है कि सभी क्षेत्रों में विकास हो, परंतु वो विकास पर्यावरण के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसे बोलते हैं सतत विकास। तो दोस्तों आगे इसने बोला है कि सतत विकास होना चाहिए, और इसने सतत विकास की ओर बढ़ना चाहिए, और इसके लिए अच्छी केस स्टडी दी है इसने। जो आप एग्जाम्पल, अच्छी केस स्टडी है, इनको देखो। अच्छी केस स्टडी कौन कौन सी है, जिसमें एक इसने दिया है केस स्टडी गुजरात की, कि विकल्प संगम प्रोसेस। गुजरात की एक विकल्प संगम प्रोसेस है, संगम प्रोसेस। इसमें क्या किया गया है कि जो दलित है 5000 डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा, जो मुख्य रूप से फूड और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा गया है। तो इसमें इसको आपको लिखना है कि दक्कन जो डेवलपमेंट सोसाइटी है, एक क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने का प्रयास किया है, और वो कर भी रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपने सुना कच्छ में हैंडलूम को बढ़ाने के लिए, हैंडलूम को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा कि इससे हैंडलूम को बढ़ावा देंगे, तो इससे क्या होगा कि हैंडलूम से बढ़ाने से वो पर्यावरणीय चीज़ों का प्रोडक्शन तो करेंगे, साथ साथ में वहाँ की जो जनजाति, वहाँ का जो लोकल लोग हैं, उनका भी विकास होगा। तो कच्छ में हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा इको टूरिज्म है, और इको टूरिज्म कहाँ पर है? लद्दाख में।
सिक्किम में। इसमें इको टूरिज्म के माध्यम से, और इको टूरिज्म किसके माध्यम से किया जाए? कम्युनिटी के, समुदाय विशेष के आधार पर। इसको आगे बढ़ावा दिया जाए। इससे ना केवल समुदाय का बल्कि काफ़ी चीज़ों का भी हो जाएगा। और दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें आप की जा रही है, इसको ये बोला जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की अन्य सरकार की परियोजनाएं उनके साथ भी इसको जोड़ा जाना चाहिए। ये बात इसने बोली है। इसके अलावा दोस्तों ये लास्ट में क्या सजेशन देता है, अंत और ने सुझाव इसने दिया है कि देखो, एक तो ग्राम सभा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि ग्राम सभा में उस गांव के सभी लोग शामिल होते हैं तो बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों का अच्छे से यूज होगा। इसके अलावा इसने बोला है कि सभी का विकास होना चाहिए, सभी का विकास, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे LGBTQ है, LGBTQ है, इन सभी का विकास होना चाहिए। और इसके साथ साथ फॉरेस्ट, इसके अलावा वाइल्ड एनिमल, इन सब का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कह रहा है कि अमृत काल में यदि हम विकास करें, यहाँ से क्या करना है आपको कि हमको फैक्ट लेने हैं कि विकास, डेवलपमेंट और पर्यावरण, इन दोनों में क्या चुनौतियाँ भी हैं। देखो आपको इसमें क्या चीज़ें समझनी है, 3 चीज़ें, कि एक तो पर्यावरण वर्सेस डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो हमने पहले शुरू में, हम जब 1980 के दशक में थे तब पर्यावरण को ज़्यादा महत्व दिया हमने, किससे? डेवलपमेंट से। और दूसरा एक चीज़ और इसने बात की है कि जब हमने आर्थिक सुधार किए, आर्थिक सुधार के बाद क्या हुआ कि हमने पर्यावरण से ज़्यादा महत्व किसको दिया? डेवलपमेंट को दिया। और इससे क्या चुनौतियाँ आई वो आपने देख लिया कि भारत के समक्ष से समस्या हैं, उनको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ें आपको ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अब समस्या ये है कि हम पर्यावरण को ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण की भी सीमाएं हैं, क्योंकि हम विकास करना ज़रूरी है। तो इसलिए इन दोनों में हमें संतुलन करके चलना पड़ेगा। उसी को लेकर के आर्टिकल है, ये GS3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको इतना डिटेल से किया गया है। इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ये बताया गया कि भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने आर्टिकल दैनिक जागरण पढ़ा था, तो उसी सेम टू सेम उसी से जुड़ा हुआ एक प्रकार का आर्टिकल है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको ज़्यादा वो नहीं पढ़नी। और ये कॉलोनियल लेगेसी को लेकर के ज़्यादा अभी नहीं करना है। इसमें एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ बोली गई है, कॉलोनियल लेगेसी। कॉलोनियल लेगेसी में क्या बोला गया है कि जो पुलिस को लेकर के बोला गया है, पुलिस को लेकर के इसमें एक बात बोली गई है कि पुलिस को लेकर के पुलिस सुधार की बात की गई है, इसमें पुलिस रिफॉर्म की बात की गई है कि हमारी जो पुलिस है वो अंग्रेजी धर्रे पे चल रही है। और हो क्या रहा है कि जो पुलिस में ऑर्डर वाले जो आदेश कल्चर है, जो ऑर्डरी कल्चर है, ये ऑर्डरी आदेश कल्चर है, इसकी समाप्ति की ओर बात की गई है। किसने ये बात बोली है? मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें आदेश कल्चर, ऑर्डरली कल्चर, ORDE, ऑर्डरी कल्चर को समाप्त करना चाहिए। ऑर्डरी कल्चर क्या है कि पुलिस में आपने देखा होगा कि कई पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर भी उससे सीनियर ऑफिसर के घर बच्चों को रख रहे हैं, कुत्ते को घुमा रहे हैं, उसके घर पे सेवाएं दे रहे हैं, घर पे ड्यूटी दे रहे हैं। तो इसके आधार पर बोला गया कि ये जो कॉलोनियल कल्चर है, ऑर्डरी कल्चर है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है। अगर मैं कोई व्यक्ति पुलिस में कांस्टेबल भी है तो उसकी भी अपनी गरिमा है, उसके भी अपने अधिकार है, वो देश की सरकार के लिए काम करने के लिए आए, ना कि किसी उसके सीनियर ऑफिसर के लिए। तो उसी को लेकर के आर्टिकल बोला गया है। तमिलनाडु सरकार को ये चीज़ें बोली गई है और इसमें तमिलनाडु के सेक्रेटरी, उसको भी ऑर्डर दिया गया है कि पुलिस में जो ये घर पे जो सेवाएं तुम करवाते हो उसको समाप्त करो और इसको हाल ही में तुरंत इंप्लीमेंट किया जाए। हालांकि इसको लेकर के पहले भी बोला जा चुका है, लेकिन इस पे काम ज़्यादा किया नहीं गया था, ठीक है ना। ये चीज़ है इसमें। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई है नहीं, ये तलाक हसन उसने वहाँ पढ़ लिया तो ये भी कोई काम का नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि देखो इंग्लिश में क्या है कि देखो आपको इसमें करना क्या, दैनिक जागरण, द हिंदू में यदि आपको पढ़ते टाइम कोई स्पेलिंग नहीं आती हिंदी मीडियम वाले को, तो आप उसको तुरंत गूगल पे सर्च करके देखें। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ के समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने ये घटनाएं अगर इसमें की है तो इन घटनाओं को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ो अंदर तक जा करके, ताकि आप थोड़ा सा इंग्लिश भी आपकी फ्लो बन जाएगी और धीरे धीरे आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये इन्फ्लेशन को लेकर बोल रहा है कि इन्फ्लेशन को लेकर कि इन्फ्लेशन भारत में बढ़ेगी, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में आप जानते होंगे, तो इन्फ्लेशन के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा कोई और खबर इसमें है नहीं। तो दोस्तों 17 तारीख की जो खबर हमने देखी थी उसमें मोस्टली यही खबर है। आपको एक इसका मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसमें साथ में अटैच कर देता हूँ ताकि ये आपको आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से।
मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसलिए इसको, ये थोड़ा ज़्यादा काम का था इसलिए इसको मैंने कवर किया। तो आप दोस्तों इसको अच्छे से कवर करें, कोशिश है हमारी कि हमको अच्छे से इसमें और ज़्यादा एम्पावर, लेकिन दोस्तों रेगुलर मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइम टू टाइम दे जाऊँ, लेकिन हो सकता है कि मेरा ये है कि जैसे 17 तारीख का न्यूज़ है तो 18 या 19 तक आपको मिल जाएगी, ऐसे 19 की है तो 20 तक मिल जाएगी, लेकिन यह है कि आपकी खबर जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपको मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकने की कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से जो आपको अच्छा लगे तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि ये प्रक्रिया सही लग रही है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि उद्देश्य यह है कि देखो मैं खुद ही अपने करंट के लिए नोट्स बना रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि मुझे भी अपने नोट्स तैयार करने, तो वो यही नोट्स मैं अपना यूज करूँगा। तो इसी को साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपकी पढ़ाई में इसी तरह से सहयोग किया जाए, आप बस इसको यूज करो। द हिंदू और दैनिक जागरण की खबरों में ज़्यादा अंतर देखा नहीं, बस एक आर्टिकल का अंतर था जो हमने कर लिया। तो अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर करें, वीडियो बड़ा है बट ज़रूर देखें, अंत तक देखें, और यही आपसे निवेदन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस PDF को भी आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जा रहा है। और दोस्तों आपके लिए 1 सितंबर से हम महासीरीज है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, और आप उससे जुड़ें, उसमें आपकी तैयारी को पूरा किया जाएगा। और इस तरीके से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।